नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी का सबसे बड़ा बजट 6,90,000 करोड़। 17,000 किसान पाठशालाएं खुलेंगी। हर जिले में खुलेगा एक मेडिकल कॉलेज। यूपी 2023 बजट मेडिकल हेल्थ सेक्टर 2,000 करोड़ से बनेंगे 14 मेडिकल कॉलेज। 20 करोड़ से फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की होगी स्थापना। यूपी बजट में यूथ के लिए 2 करोड़ छात्रों को मिलेंगे स्मार्टफोन टैबलेट। 1,500 से 3,600 करोड़ हुआ बजट। बजट पर अखिलेश बोले सरकार को सिर्फ मेला लगाना आता है। मायावती के लिए बजट ऊंट के मुंह में जीरा। शिवपाल का तंज आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम। दिल्ली को 10 साल बाद मिली महिला मेयर। आपकी शैली जीती। 150 वोट मिले। बीजेपी की रेखा को 34 वोट से हराया। खड़गे का दावा 2024 में कांग्रेस सरकार भले 100 मोदी 100 शाह आ जाएं, कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष भाजपा को हटा दे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले बात करते हैं योगी सरकार के बजट को लेकर। बजट पर सीएम योगी की कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का विकास बजट आत्मनिर्भर, यूपी को आत्मनिर्भर बनाने वाला ये बजट है। बजट की कुछ अहम बातें, खास बातें। युवा पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए काम किया जा रहा है। अयोध्या वाराणसी में पर्यटन के नाम पर विकास कराया जाएगा। साथ ही बौद्ध परिपथ के पर्यटन विकास के लिए 40 करोड़ रुपए पेश किए जाएंगे। बुंदेलखंड में पर्यटन के विकास के लिए 40 करोड़। शुक तीर्थ धाम पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़। साथ ही विंध्याचल, प्रयागराज, गोरखपुर में भी विकास कार्य किए जाएंगे। मथुरा, बटेश्वर धाम जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। मां शाकुंभरी देवी मंदिर के पर्यटन के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना के लिए भी करीब टैबलेट, स्मार्टफोन के लिए भी बजट इस लिहाज से भी बेहद अहम। साथ ही राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 500 करोड़, संस्कृत विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए, गरीब रेखा से ऊपर के छात्रों की यूनिफॉर्म के लिए 50 करोड़ रुपए। शिक्षा के लिए भी बजट में ये खास ऐलान किया गया है। स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ दिए जाएंगे। कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए भी इस बजट में ऐलान किया गया है कुछ खास बातें। सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़। साथ ही पीएसी की 3 महिला बटालियन बनाई जाएगी। महिला सामर्थ्य योजना के तहत 63 करोड़ की व्यवस्था। साथ ही बेसहारा जो महिलाएं हैं उनकी पेंशन के लिए भी बजट रखा गया है 4,032 करोड़ का। महिला सामर्थ्य योजना के तहत 63 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। तो महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही कृषि से जुड़ा हुआ ये बजट और किसानों
के लिए बेहतर, किसानों को क्या कुछ मिला इस बजट में। कृषि योग्य भूमि के लिए भी राशि मुहैया कराई जाएगी। 99 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही 7,426 किलोमीटर तक नहरों का नवीनीकरण किया जाएगा। नलकूपों के लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। चीनी मिल वाले इलाकों में सड़कों के लिए 250 करोड़ दिए जाएंगे। साथ ही किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए भी 1,120 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख रुपए का बजट रखा गया है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के लिए 753 करोड़ 70 लाख का बजट। दलहन और तिलहन बीज मिनी किट के लिए 15-15 करोड़ का बजट। कृषकों के डिजिटल डाटाबेस हेतु एग्रीस्टैंक के लिए भी खास प्रावधान बजट में। यूपी मिलेट्स कार्यक्रम के लिए 55 करोड़ 60 लाख का बजट रखा गया है। और साथ ही युवा उद्यमियों के लिए भी एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़, 188.04 लाख कृषि योग्य भूमि के लिए बजट रखा गया है। तो कृषि से जुड़ी हुई और किसानों से जुड़ी हुई ये अहम बातें जिनका ऐलान बजट में किया गया। पूर्वांचल को भी ध्यान में रखा गया है इस बजट में। तो पूर्वांचल के लिए क्या कुछ खास रहा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे 4 औद्योगिक निर्माण संकुल किए जाएंगे। और पूर्वांचल में विशेष योजनाओं के लिए 550 करोड़ का बजट रखा गया है। इस बजट में पूर्वांचल को भी समेटने की कोशिश। एक्सप्रेसवे के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए ये राशि रखी गई है। तो पूर्वांचल में विशेष योजनाओं के लिए 550 करोड़ का बजट रखा गया है। साथ ही बुंदेलखंड को क्या कुछ मिला। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़, एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण कराया जाएगा। आर्थिक विकास योजना के लिए 1500 करोड़ और साथ ही बुंदेलखंड की जो विशेष योजनाएं हैं उनके लिए भी 600 करोड़। पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी को क्या कुछ मिला बजट में। मेरठ में डेयरी परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपए, मेरठ में कई योजनाओं के लिए 35 करोड़ का बजट मिला है। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ और सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए करीब 20.50 लाख। बुंदेलखंड की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, महिलाओं, शिक्षा, किसानों की बात करें तो इस लिहाज से बजट में सभी का ख्याल रखा गया है। पश्चिमी यूपी की हम बात कर रहे हैं। सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान। तो इस बजट में अवध को क्या कुछ मिला। मां पाटेश्वरी के लिए आपको बता दें, लखनऊ बोर्ड की स्थापना के लिए भी 2.50 करोड़ का बजट रखा गया है। लखनऊ में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़। साथ ही मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़। तो
ये अवध के लिए खास रहा। ये बजट नाइट सफारी पार्क की स्थापना कराई जाएगी, उसके लिए 50 करोड़ का बजट। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। यूपी में 2 दर्जन आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। हेमंत राव से सचिवालय प्रशासन विभाग हटाया गया है। रविंद्र नायक को सचिवालय प्रशासन का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। लीना जौहरी है प्रमुख सचिव, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन बनी है। ये पद दिया गया है। अनिल पाठक निदेशक को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। अनिल कुमार प्रमुख सचिव को श्रम सेवा योजन बनाया गया है। हेमंत राव एसीएस को पिछड़ा वर्ग और समाज कल्याण आयुक्त बनाया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। रजनीश गुप्ता को प्रमुख सचिव बनाया गया है। अनिल ढींगरा एमडी जल निगम के बनाए गए हैं और साथ ही अजय चौहान पीडब्ल्यूडी बने रहेंगे। सैमुअल पीएमडी केस को कानपुर बनाए गए हैं और संत कबीर नगर के डीएम प्रेम रंजन को हटाया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से। तो लगातार फेरबदल की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रेरणा शर्मा जो हैं हापुड़ की, उनको हापुड़ का जिलाधिकारी बनाया गया है। प्रेरणा शर्मा को, निखिल टीकाराम को चंदौली का डीएम बनाया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ से बड़ी खबर। लगातार फेरबदल और तबादले हो रहे हैं। आपको बता दें अनिल पाठक को निदेशक बनाया गया है। अनिल कुमार प्रमुख सचिव श्रम सेवा योजन बनाया गया है। हेमंत से लखनऊ से संवाददाता आशीष सोनकर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है, एक नई जिम्मेदारी भी निकलकर सामने आ रही है। जी, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेर बदल यूपी में करे जा रहे हैं। जितने आईएएस अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर करा जा रहा है। ये 24 के इलेक्शन को लेके भी इस पर बहुत बड़ी सरकार की नीति सामने दिखाई दे रही कि जितने आला अधिकारी है, जितने आईएएस है, जो पुराने आईएएस उनको हटा के नए आईएएसओ को भर्ती करी जा रही है और नए पुराने जो आईएएस है उनको तबादले देख के उनको नई पोस्ट दी जा रही है। तो इसमें अब देखना होगा जो 24 का इलेक्शन है और आगे जो सरकार की नीतियां हैं वो उसमें ये जो आईएएस के तबादले हुए इसमें क्या रंग लाते हैं। आशीष, क्या माना जाए जो प्रशासनिक कार्यशैली है उस लिहाज से ये तबादले या फेरबदल किया जा रहा है, या फिर आने वाले समय जैसे कि आगामी लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं उस लिहाज से ये फेरबदल किया जा रहा है? जी, मैं जैसा आपको बताना चाहूंगा कि ये सब जो तबादले करे जा रहे हैं ये आने वाले चुनाव को लेकर और आने जो सरकार की नीतियां और जहां पर सरकार की नीतियां फेल हो रही हैं वहां पर फिर लोगों को आईएएस के तबादले करे जा रहे हैं, वहां पर दूसरे आईएएस करे जा रहे हैं कि आगे की जितनी भी कार्यशैलियां हैं सब ठीक हो जाए। जी, तो लगातार जिस तरीके से तबादले हो रहे हैं आगे की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, और क्या सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है इस फेरबदल को? एकदम आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखा जा सकता है कि जहाँ जहाँ चूक हुई है, जैसे आप कानपुर की घटना को देख लीजिए और अन्य जो घटना है वहाँ सब ये सब जो भी 2 आईएएस के तबादले हुए हैं यहाँ पर कैसे ये जो आईएएसओ के तबादले हुए ये कैसे सुरक्षा व्यवस्था और कैसे कानून व्यवस्था और कैसे आम जनता को कैसे सुरक्षित करते हैं। शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी को। तो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है और साथ ही बजट में और क्या कुछ खास रहा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। मेट्रो के लिए क्या कुछ खास रहा। आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही वाराणसी गोरखपुर में भी मेट्रो का प्लान किया जा रहा है। और
अन्य मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़ प्रस्तावित हुए हैं। साथ ही सड़कों और एक्सप्रेस वे को लेकर भी बजट में जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी 5,966 करोड़ प्रस्तावित हुए हैं। सड़कों का निर्माण, साथ ही एक्सप्रेसवे और हवाई सेवाओं का भी बजट में खास ख्याल रखा गया है। यूपी में 16, साथ ही 15 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 5 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। खबरों का रुख करते हैं चंडीगढ़ से। बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, साथ ही टीपी 54 रेवाड़ी जिले में टोल प्लाजा 1 पर ये टोल प्लाजा मार्च से बंद होगा। तो 1 मार्च से ये बंद किया जाएगा। सुबाना, कोसाली, नाहर, कनीना रोड पर समीक्षा की जाएगी। बजट सत्र में विधायक के सवाल का जवाब दे रहे थे डिप्टी सीएम। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन। 1 मार्च से ये टोल प्लाजा बंद होगा। तो टोल की समीक्षा की जाएगी इस दौरान। और इसी बीच एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। सांसद विधायक शीशपाल के रावत के प्रश्न काल में ये सवाल पूछा गया कि रानियों को सब डिवीजन बनाने का उपाय बताएं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, अब तक सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। दुष्यंत चौटाला, कोई प्रस्ताव आता है तो कमेटी इस पर विचार करेगी, ये कहा है दुष्यंत। तो अब तक सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आता है तो इस पर विचार किया जाएगा, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है। जातीय जनगणना पर पहली प्रतिक्रिया दी है। पिछड़ी जाति में पैदा होने के कारण मुझे नीच कहा गया। जातिवार जनगणना कराने से ना नुपुर क्यों। बड़ी खबर, और एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए जनगणना और जातिवार का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट के जरिए जातीय जनगणना पर पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है स्वामी प्रसाद मौर्य की, और ये ट्वीट किया है, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पिछड़ी जाति में पैदा होने के कारण मुझे नीच कहा गया। सार्वजनिक मंचों से साझा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, आखिर पिछड़ों को न्याय, अधिकार व समानुपातिक सहभागिता दिलाने हेतु जातिवार जनगणना कराने से नानुकुर क्यों करते आ रहे हैं, एक सवाल खड़ा किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने।
और इसी बीच बड़ी खबर मेरठ से छेड़छाड़ पीड़िता ने परिवार संग गांव से पलायन किया है। आरोपी पक्ष गांव से छात्रों को उठाने की लगातार धमकी दे रहा था, जिसके चलते इस परिवार ने पलायन किया। धमकी से परेशान छात्रा को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। एसएसपी से मिलकर पीड़िता ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। घर में अकेली पाकर 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस से शिकायत होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी पक्ष के पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। समझौता न कर रहे, नहीं किया तो गांव से उठाने की धमकी दी जा रही है। तो आरोपी की तरफ से ये धमकी मेरठ के थाना जानी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। धमकी से परेशान छात्रा को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस बात की शिकायत भी एसएसपी से की है और सुरक्षा की गुहार लगाई है पीड़िता ने। घर में अकेली पाकर 10वीं की इस छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया था इस आरोपी ने। पुलिस से शिकायत होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी इस परिवार पर, इस छात्रा पर दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता किया जाए। और इसी बीच बड़ी खबर हाथरस से मिल रही है। आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। सवारियों से भरी डीसीएम और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। डीसीएम और ट्रैक्टर के आमने सामने की भिड़ंत है। मैक्स में सवार 4 की मौत बताई जा रही है। 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जोरदार इस टक्कर में, इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। डीसीएम सवार लोग एक शादी समारोह में से वापस लौट रहे थे। घायलों को हालांकि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने 4 घायलों को गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर कर दिया है। पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौका मुआयना के लिए पहुंचे। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव रोहेरी की यह घटना बताई जा रही है। तो ट्रैक्टर और डीसीएम की भिड़ंत से यह हादसा हुआ है। 4 लोगों की इस घटना में मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगरा से बड़ी खबर, यह हादसा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुआ। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। आमने सामने की जोरदार भिड़ंत से 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। इस घटना के बाद प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आगरा से बड़ी खबर, डीसीएम और ट्रैक्टर की आमने सामने की भिड़ंत से ये हादसा हुआ और इस हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाथरस से संवाददाता प्रशांत इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, क्या जानकारी है? जो घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जी हाँ, मैं ये बता दें, पूरा मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एनएच बाईपास स्थित रोहेरी गांव के निकट का है, जहां पर डीसीएम और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और घायल लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया था। यहाँ से कुछ लोगों को
गंभीर लोगों को अलीगढ़ रेफर कर दिया है और कुछ लोग यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही प्रशांत, प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ है, क्या कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है और क्या वजह रही इस हादसे की? घटना को देखते हुए मौके पर हाथरस के कप्तान और डीएम मौके पर पहुंच गई और गंभीर लोगों का इलाज कराया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, रेप पीड़िता को फिर मुकदमा वापस लेने की धमकी दी गई है। जेल में बंद संदीप यादव की बहनोई सुमित यादव व अधिवक्ताओं ने ये धमकी दी है कि ये मुकदमा, ये केस वापस ले लो। बलात्कार के आरोप में जेल में बंद दोनों लोगों ने ये धमकी दी। 18 सितंबर 2022 को विभूति खंड थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़िता ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी संदीप यादव तभी से जिला कारागार लखनऊ में बंद है। पुलिस ने सुमित के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी। कार्रवाई न करने के चलते दबंगों के लगातार हौसले बुलंद हैं और लगातार धमकाने का भी काम किया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर और यूपी सीएम से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। रेप पीड़िता को फिर मुकदमा वापस लेने की लगातार धमकी दी जा रही है। तो जेल में बंद संदीप यादव की बहनोई और सुमित यादव व अधिवक्ताओं ने ये धमकी दी है। मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। बढ़ते आगे, लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। हादसे में डंपर चालक केबिन से फंसकर जला है। कानपुर से लखनऊ आने वाले इस रोड पर यह हादसा हुआ। दारोगा खेड़ा के पास ये भीषण एक्सीडेंट हुआ है। तो कानपुर रोड पर खराब ये ट्रेलर खड़ा हुआ था। डंपर चालक ने ट्रेलर में जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। जोरदार टक्कर से डंपर के केबिन में शॉर्ट सर्किट हुआ और ड्राइवर की डंपर चालक की जलकर इसमें मौत हो गई। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में ये दुखद घटना हुई। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। तो पुलिस, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने डंपर चालक को हालांकि बाहर निकाला है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर गोंडा से। गोंडा में अधिकारी मस्त हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पस्त नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर्स की भरमार पड़ी है। झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह से सो रहा है। झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री, बिना लाइसेंस के दवाइयां दे रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर्स की वजह से कई मरीजों की जान पर बनाई है। गरीबों को मिलने वाली मुफ्त दवाओं पर नॉट फॉर सेल के स्टिकर और साथ ही स्टिकर को उखाड़कर महंगे दामों में बेचा जा रहा है। और ये बेचने का काम झोला छाप डॉक्टर्स कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर्स के पास ये दवाइयां हैं जिन्हें ये बेच रहे हैं। ओपीडी से बढ़कर नर्सिंग होम की राह पर चलकर ये बेड डाल रहे हैं। गोंडा में अधिकारी मस्त हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल नजर आ रहा है। झोला छाप डॉक्टरों के इलाज का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।
और इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा। शिकारपुर नगर में नगर पालिका ने ये बुलडोजर चलवाया है। अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा। शिकारपुर कस्बे के मुख्य चौराहे पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। नगर पालिका परिषद शिकारपुर ने यह संयुक्त अभियान चलाया है। तो बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को रोकने का प्रयास नायब तहसीलदार ने संयुक्त अभियान चलाया। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बुलंदशहर से बड़ी खबर। अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा। शिकारपुर नगर में नगर पालिका ने ये बुलडोजर चलवाया है। तो अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर सख्त नजर आ रहा है। अवैध निर्माण पर योगी सरकार का ये बुलडोजर गरजा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर। युवक ने परिवार सहित आत्मदाह की धमकी दी है। आत्मदाह की धमकी देते हुए अब वीडियो वायरल हो रहा है। बीबी नगर के लेखपाल पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पैतृक भूमि से भूमाफियाओं को हटवाने की सीएम से अपील की गई है। एसडीएम स्याना और लेखपाल पर भी आरोप लगे हैं। तो युवक ने परिवार सहित अब आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। आत्मदाह की धमकी देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये पूरा मामला बीबी नगर के लेखपाल पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर। युवक ने परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। पैतृक भूमि से भूमाफियाओं को हटवाने की सीएम से अपील भी की है। दरअसल इस शख्स की जो पैतृक संपत्ति है उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और भूमाफियाओं को हटाने के लिए सीएम से अपील भी की इस बात की। और अब जब इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करने की चेतावनी दी। बुलंदशहर से बड़ी खबर। तो इस मामले में न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है इस परिवार को, जिसके चलते आत्मदाह की चेतावनी देता नजर आ रहा है ये परिवार सहित आत्मदाह। और साथ ही लेखपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अनिल मीणा संवाददाता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, क्या अपडेट है इस संबंध में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के सियाना तहसील क्षेत्र के बीबी नगर का मामला है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पैतृक जमीन को लेकर कई बार शिकायतें दी थी। उसका जो आरोप है वो स्थानीय जो लेखपाल है उस पर जो एसडीएम है उन पर आरोप लगाए हैं, क्योंकि एसडीएम के पास भी कई बार शिकायतें दे चुके हैं। उसके बाद भी उसकी जो भूमाफियाओं से जो उसकी जमीन है उसको कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लगातार जिस तरह से भूमाफियाओं की कहीं कहीं दबंगी देखी जा रही है, तो उसको लेकर जो पीड़ित व्यक्ति है संदीप सरवर नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल की है। वीडियो वायरल में उसने कहा है कि अगर मेरी जमीन अगर मुझे नहीं मिलती है, और यहाँ उसने जो दबंग हैं जो भूमाफिया उन्होंने कहा कि मुझे बार बार धमकी भी दी जा रही है जान से मारने की। तो कहीं ना कहीं उसने परेशान होकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद उसने जो स्थानीय लेखपाल है और जो सियाना तहसील की जो एसडीएम उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरी कोई मदद नहीं की गई है। तो उन्होंने हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी एक पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अनिल, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से भूमाफियाओं ने इसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और लगातार सीएम से भी अपील की जा रही है कि इस पर न्याय मिलना चाहिए, भूमाफियाओं को हटाना चाहिए, साथ ही लेखपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस शख्स ने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। तो इस मसले को प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से लिया जा रहा है? आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं
नहीं की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एक व्यक्ति ने परेशान होकर अपनी प्रेतक संपत्ति को अगर भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त नहीं करा पा रहा है, और तो उसने कहा है कि जो स्थानीय लेखपाल है वो भूमाफियाओं से उसकी साठगांठ है, और साठगांठ के चलते वो कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और अधिकारियों की बात करें, जैसे सियाना एसडीएम पे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि एसडीएम के पास कई बार शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, अगर बात की जाए तो वीडियो का संज्ञान, हालांकि जनपद बुलंदशहर के डीएम ने वीडियो का संज्ञान लिया है। अब देखना ये होगा, जो जनपद बुलंदशहर के वीडियो ने हालांकि कुछ कहने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वीडियो की जांच कराई जाएगी, और जांच के बाद जिस तरह अगर कोई दोषी होगा, चाहे वो भूमाफिया हो या कर्मचारी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है उन्होंने वीडियो वायरल के मामले में संज्ञान जो लिया है उसके ऊपर होगा कि इस मसले को कितनी गंभीरता से लिया जाता है प्रशासनिक स्तर पर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर भूमाफियाओं के साथ साठगांठ का आरोप, और इसी वजह से कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। अब सीएम से अपील की है कि न्याय मिले। और इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से, इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। गौकशी के आरोप में वांछित चल रहा था ये बदमाश। आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। बदमाश घायल हुआ। मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला अमरोहा के थाना देहात इलाके का बताया जा रहा है। इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़, गौकशी के आरोप में ये बदमाश वांछित चल रहा था। आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। तो ये आरोपी, ये बदमाश वांछित चल रहा था, जिसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान ये आरोपी जख्मी भी हुआ। आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। तो इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला अमरोहा का बताया जा रहा है। इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई। और इसी बीच बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। नहीं रुक रही है लूट और चोरी डकैती की वारदातें। हर दिन वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट की घटना को अंजाम दिया है। तमंचे के बल पर 90,000 की लूट की है। तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं। लगातार लूट की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। लूट की सूचना पुलिस विभाग को दी गई, और इस सूचना से हड़कंप मचा है। थाना सरधना क्षेत्र के महादेव झुटकरी मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। तो चोरी की वारदातों में लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। हर दिन वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश फरार हो जाते हैं। मेरठ से बड़ी खबर। तो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट की घटना को अंजाम दिया है इन बदमाशों ने। तमंचे के बल पर 90,000 की लूट की है और मौके से फरार है। अभी तक बदमाशों का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा। थाना सरधना का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, क्या जानकारी है इस संबंध में? 90,000 की लूट को अंजाम दिया है इन बदमाशों ने और मौके से फरार हैं। क्या कोई सुराग मिलता नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रकरण थाना सरदाना क्षेत्र के गंगनहर हाईवे का है, जहां पर बाइक सवार
बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 90,000 रुपए की गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में अभी पुलिस खाली हाथ है। हालांकि पुलिस काबिज करने की बात कर रही है, कॉम्बिंग करने की, कि कॉम्बिंग जगह जगह की जा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि पुलिस अभी भी पूरे प्रकरण में खाली हाथ है। वहीं पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस कह रही है कि जल्दी इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। तो ये देखना होगा कि आखिर कब इस पूरे मामले का खुलासा होता है और आरोपियों को कब गिरफ्तार किया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए राजू। कुल मिलाकर मेरठ से बड़ी खबर देखा जाए तो इस पूरे मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। 90,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया है इन बदमाशों ने और मौके से रफू चक्कर है। मेरठ से बड़ी खबर, खुफिया इनपुट के बाद मेरठ पुलिस अब अलर्ट मोड में नजर आ रही है। झुग्गियों में रह रहे लोगों के मेरठ पुलिस अब सत्यापन करेगी। अलग अलग क्षेत्रों में बांग्लादेशियों के रहने का एक इनपुट मिला है। इसके लिए एसएसपी रोहित सिंह साजवाड़ में विशेष टीम का गठन करेंगे। विशेष टीम गठित की जाएगी। बिना पासपोर्ट वीजा के जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, बांग्लादेशी बन सकते हैं ये देश के लिए खतरा, तो अब एक टीम गठित की जाएगी और जांच पड़ताल भी की जाएगी। बाहरी क्षेत्रों, शहर में झुग्गी झोपड़ियों का अब डोजियर तैयार किया जाएगा। जन्म से लेकर परिवार और रिश्तेदारों का ब्यूरो किया जाएगा। संदिग्ध गतिविधियों के इनपुट मिलने के बाद पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। खुफिया इनपुट के बाद मेरठ पुलिस सतर्क है। झुग्गियों में रह रहे लोगों के मेरठ पुलिस अब सत्यापन करेगी, तो लोगों से पूछताछ और इसके लिए एक टीम भी गठित की जाएगी। उसके आधार पर सत्यापन किया जाएगा। राजू शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बांग्लादेशियों के रहने का इनपुट लगातार मिल रहा है, इसको लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो सतर्क नजर आ रहा है, क्या जानकारी है इस संबंध में? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं सोनी आपको बता दूं कि मेरठ में खुफिया विभाग के इनपुट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट हो गई है। बाकायदा एक टीम गठित की गई है जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं और कूड़ा बीनने का काम करते हैं, उनकी अब निगरानी की जाएगी। पूरा जो ब्यूरो है वो तैयार किया जाएगा। उनके रिश्तेदारों का पूरा ब्यूरो है वो तैयार किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या ये व्यक्ति अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधियों में तो संलिप्त नहीं है। क्योंकि बताया गया है कि जो इस तरह के लोग हैं, बांग्लादेशी या असम से आए हुए लोग हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, वो भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। उसके तहत अब पूरी जो तैयारी है वो मेरठ पुलिस ने कर ली है। टीम गठित बाकायदा की गई है। ये टीम जाएगी और पूरा सत्यापन उन लोगों का करेगी जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रहकर कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं। जी साथ ही राजू, देखा जाए तो क्या जो बांग्लादेशी के झुग्गी झोपड़ी में रहने का इनपुट मिल रहा है प्रशासनिक अमले को, साथ ही जो बिना वीजा या बिना पासपोर्ट के रह रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, बिल्कुल जो इस तरह के लोग रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्योंकि अब से पहले भी कई ऐसे प्रकरण सामने आ चुके हैं जिनमें बांग्लादेशी जो लोग हैं वो संलिप्त रहे हैं देश विरोधी गतिविधियों में। उसके देखते हुए जो खुफिया विभाग से अलर्ट मिला है, उसके बाद मेरठ पुलिस अलर्ट हो गई है। जो इस तरह के लोग मिलेंगे जो बिना पासपोर्ट या वीजा के रह रहे होंगे और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हो गए, उनके खिलाफ मेरठ पुलिस एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बाकायदा टीम गठित की है। अब टीम जब पूरी रिपोर्ट पेश करेंगी उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर बांग्लादेशी अब देश के लिए खतरा बनते नजर आ रहे हैं। पहले भी संलिप्तता देखी गई है, इसके चलते जो प्रशासनिक अमला है वो सतर्क नजर आ रहा है और टीमें भी गठित की गई हैं। जल्द ही सत्यापन किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जो झुग्गी झोपड़ियों में बांग्लादेशी रह रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां प्रेम विवाह कर चुके प्रेमी युगल ने प्रेमिका के परिजनों को जान का खतरा बताया है। वहीं प्रेमी युगल ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसएसपी ने सुरक्षा और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रेमी युगल का दावा है कि जान बचाने को छिपकर रहने को मजबूर हैं।
खबर बुलंदशहर से, जहां 1000 रुपए के लेन देन को लेकर वृद्ध महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। पिता और पुत्र पर हत्या का आरोप लगाया गया है। विवाद में आरोपी पक्ष ने बेटे को तमंचे की बट से मारकर घायल कर पीटना शुरू कर दिया। पुत्र को बचाने आई 70 वर्षीय मां की आरोपी पिता पुत्र ने पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर जालौन से है, जहां जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने स्टेशन में स्थित बने पार्क का उद्घाटन किया। सौंदर्यीकरण को देखकर कहा कि इस तरह के कई पार्क जिले में बनाने की कवायद चल रही है और फीता काटकर उन्होंने कहा कि पार्कों को नगर पालिका परिषद के द्वारा सुंदरीकरण का कार्य कराया गया है ताकि यहाँ के लोगों को अच्छा वातावरण वाली जगह मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए पार्क बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग की ज़मीन है और यहाँ पर पहले कूड़ा डंपिंग क्षेत्र बना हुआ था। जिला प्रशासन ने शहर के मुख्य स्थान पर पार्क के रूप में विकसित किया है ताकि आम जनमानस इसका लुत्फ उठा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले लोगों के लिए ये पार्क सेल्फी पॉइंट से प्रभावित करेगा लोगों को। और इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विशाल यादव, नगर मजिस्ट्रेट कुंवर वीरेंद्र मौर्य, आज गणमान्य आदि लोग मौजूद रहे। जिले में विकास को लेकर कई तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और उसी को लेकर आज डीएम जालौन ने जिस तरीके से प्रयास किया है कि एक रेलवे की ज़मीन पर उन्होंने बहुत बड़ा पार्क बनाया है जिसका उद्घाटन किया गया। इसी तरीके से कई ऐसे पार्क ज़िले में बनाए जाएंगे जिसको लेकर कार्य शुरू हो गया है। और डीएम का कहना ये है कि जिस तरीके से लोगों को सुंदर शाम को टहलने घूमने के लिए जगह चाहिए तो उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर एक पार्क बनाया जाएगा जो बुंदेलखंड हमाओं करके एक पार्क का उद्घाटन हुआ है। और इसी पार्क को लेकर आज डीएम जालौन ने उद्घाटन किया है और उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर पार्क को रख रखाव और सुंदर बनाने की जो कवायद शुरू की गई है, इस विकास की लहर में कुछ न कुछ और नया होता रहेगा। इसको लेकर आज जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरीके से विकास को लेकर कार्य किया जा रहा है और जिस तरीके से सुंदर जगहों को लोगों को घूमने के लिए जगह बनाई जा रही है और ये इस तरीके के कार्य हमेशा होते रहेंगे ताकि लोग इसको घूमकर अच्छा महसूस करें। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के जालौन। पूरे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अभियान चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये प्रयास था। ये रेलवे विभाग की ज़मीन है और यहाँ पे अक्सर ये देखा जा रहा था कि कूड़ा डंपिंग का ये साइट बन चुकी थी क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया के बगल में है और पूरे शहर का भी प्रमुख क्षेत्र है, रेलवे स्टेशन के बगल में है। तो सारे जो भी आगंतुक हो रहे थे उनको भी दिख रहा था और शहर की छवि खराब हो रही थी। तो इसीलिए जिला प्रशासन ने ये सोचा कि इसको परिवर्तित करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसका सौंदर्यीकरण किया गया, यहाँ सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है इस आशय से कि आने जाने वाले सभी लोगों को बहुत अच्छा लगे यहाँ से गुजरना। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।